देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा पर हजारों की संख्या में जो तीर्थयात्री है वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और अब पर्यटन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए टोकन व्यवस्था जो है वो शुरू की है। टोकन व्यवस्था का सैंपल अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और अब जो चारधाम यात्रा की जाती है उसके लिए टोकन व्यवस्था करने से यात्रियों को जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भीड़ की परेशानी हो रही थी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने समय वो उसमें भी जो है अब भक्तों को आसानी मिल पाएगी। टोकन व्यवस्था शुरू करने का फायदा अब आम जनता को मिलेगा और पर्यटन विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है टोकन व्यवस्था शुरू करने का किया गया और इसका जो सैंपल है वो भी अब बनकर तैयार हो गया है। मुख्य सचिव महोदय जब भ्रमण के लिए गए थे उस समय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग उसके लिए यात्रियों के लिए वो सुविधा प्रदान करें। दूसरा ये था कि यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है और जनरली भी जो है पर्यटकों के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा उनका समय भी गुजरता है। तो उसके चलते मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर टोकन व्यवस्था भी जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर ली जाए। तो उसकी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर अब हजारों की संख्या में जो तीर्थयात्री है वो आ रहे हैं और अब पर्यटन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी धामों पर टोकन व्यवस्था जो है वो अब शुरू कर दी है। तो वहीं मसूरी पर्यटक विभाग यानी नगर पालिका की तरफ से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने को लेकर बीजेपी मंडल में भारी आक्रोश दिखा। मसूरी के मुख्य चौराहे पर शौचालय की भारी कमी होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कई बार आग्रह भी किया कि मसूरी नगर के मुख्य चौराहे पर शौचालयों की व्यवस्था जो है वो कराई जाए जिससे कि पर्यटकों को दिक्कत ना हो। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि अक्सर ये देखा जाता रहा है कि शौचालयों की कमी के कारण पर्यटक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर पालिका परिषद प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका की तरफ से स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए की बंदरबाट जो है वो की जा रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर है। उन्होंने आगे कहा कि मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकमात्र शौचालय है जिसकी हालत जो है वो इस वक्त खस्ता है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर नगर पालिका की तरफ से पिक्चर पैलेस चौक के साथ ही अन्य मुख्य चौराहों पर शौचालय निर्माण के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्होंने ये भी कहा कि संगठन और मसूरी की जनता के लिए साथ मिलकर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। मैंने आज भी इस बात को रखा है कि कई जगह जिस तरह से हमें जो बेसिक फैसिलिटी है टूरिस्ट को वो नगर पालिका नहीं दे पा रही है, तो ये कई बार बोलने के बाद भी जमीनी स्तर पे कोई काम न करना ये दिखाता है कि नगर पालिका का ध्यान इस ओर कहीं नहीं है कि जो पर्यटक आ रहा है उसको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा है कि पिक्चर पैलेस पे ऐसा जंक्शन है जहाँ पर उधर आने वाला टूरिस्ट वहाँ पर रुकता है और जो विशेषकर महिलाएं हैं उनको जो है अपना जो वॉशरूम वगैरह के लिए लिटरली जो है होटल्स को जो है बैक करना पड़ता है।
तो मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से इनको नगर पालिका को कहा है कि आप इसको तुरंत इसमें कोई कार्रवाई करें, और यदि नहीं करेंगे तो मैं आपको आज बता दूं कि यदि ये 15 दिन के अंदर कोई नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं करी तो मैं नगर पालिका के खिलाफ जो है धरने पे बैठूंगा। लेकिन वहाँ पर जो है स्वास्थ्य, ये जो अपने टॉयलेट की व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी वहीं पे मेरा ऑफिस है और मैं देखता हूँ कि किस तरह महिलाएं लिटरली बैक करना पड़ता है। वो बेचारी इतने परेशान रहते हैं कि किस होटल में जाएं, किस तरह से लोगों से बैक करें। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो शहर में हमारा जो टूरिस्ट आ रहा है उसको हम कम से कम बेसिक फैसिलिटी दे सकें। तो वहीं मसूरी में देह व्यापार को लेकर पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बताएं कि मसूरी में देह व्यापार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। मसूरी में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की सूचना पर मसूरी क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मसूरी के भट्टा फॉल क्षेत्र में एक होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही जिसमें 3 युवक और 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं होटल संचालक जो है वो इस वक्त फरार हो गया है। और वहीं थाना प्रभारी गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए मसूरी के भट्टा फॉल स्थित एक होटल में देर रात छापेमारी की गई, जिसमें 3 युवक और 2 महिलाओं को देह व्यापार के कार्य में सम्मिलित पाया गया। कमरे में कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने अब पूरा मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और वहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो हमारा देहरादून का बना हुआ है, उनके द्वारा कल रात से और आज सुबह तक एक ये अनैतिक देह व्यापार के संबंध में कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके द्वारा 5 लोगों को 2 युवतियां हैं और 4 युवक हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, जिनके विरुद्ध थाना मसूरी में मुकदमा पंजीकृत है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का, और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या मानते हैं सर, क्योंकि काफ़ी समय से देह व्यापार का काम मसूरी में चल रहा है, किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई होगी? और ये भी पता चल रहा है कि सरगना भी गिरफ्तार हो गया। हाँ, इसमें जो अब तक की जानकारी मिली है कि ये लोग इस तरह से कुछ एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, और जब भी पुलिस को जानकारी मिलती है या जब भी अभियान के तहत या चेकिंग के दरमियान इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सर, पूरा रैकेट कहाँ से ये संचालित हो रहा था? ये बताया जा रहा है कि हरियाणा से चल रहा था ये। इसमें ऐसा अभी ये जानकारी तो नहीं है कि ये हरियाणा से चल रहा था, लेकिन इसमें हरियाणा के कुछ लोग इन्वॉल्व। तो वहीं आतंकी संगठन के 21 मई को रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद लक्सर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने आरपीएफ और एटीएस के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक एसके वर्मा को 21 मई को रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों को उड़ाने की धमकी भरे पत्र मिलने के बाद पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ गई। तो वहीं आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर रही। ट्रेनों को अच्छी तरह खंगाला भी गया। जीआरपी थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला था। इसमें 21 मई को रुड़की, लक्सर, हरिद्वार, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो भी दी गई थी। धमकी को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अब सतर्क है और इसको लेकर लक्सर रेलवे स्टेशन पर एटीएफ और आरपीएफ की मदद से सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और साथ ही हर किसी पर सुरक्षा को लेकर पूरी नजर रखी जा रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन जो है नशे के खिलाफ अब पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। हर क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के कीछा में पुलिस प्रशासन की तरफ से नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें कीछा पुलिस ने एक आरोपी को नशे के इंजेक्शन और दवाइयों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से नशे की गोलियां, इंजेक्शन और 200 कैप्सूल भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कतियाल ने कहा कि मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशा तस्करों को रोकने के लिए पुलिस का अभियान
आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में पूछताछ आरोपी से की जा रही है। प्रवृत्ति को देखते हुए इस पर पुलिस के द्वारा दो तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक जागरूकता अभियान चला करके इसकी डिमांड को कम किया जा रहा है और साथ में इसकी सप्लाई चेन को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसी में हमारी टीम काफ़ी समय से लगी हुई थी। तो इसमें कोतवाली इंस्पेक्टर और एसएसआई किच्छा के नेतृत्व में इनको एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक नशे के बड़े तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से बड़ी मात्रा में नशीली इंजेक्शन, कैप्सूल और टैबलेट की खेप मिली है। इसमें लगभग 122 इंजेक्शन है, 1000 से अधिक इसमें टैबलेट्स हैं और लगभग 200 कैप्सूल हैं इसमें। तो इसमें जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के अंतर्गत इनकी जो है पूरा ट्रेस किया गया चेन की, कहाँ से लाते हैं और कहाँ पे इसको सेल करते हैं। तो बेसिकली लालपुर और किच्छा क्षेत्र में इन नशीली दवाओं को बेचना पाया गया और इनका पीछे से भी ट्रेस किया जा रहा है। साथ में इसमें ड्रग्स विभाग जो है, ड्रग्स इंस्पेक्टर जो हैं और उनकी भी मदद ली जा रही है इसको पूरी चेन को ट्रेस करने में। और इस गिरफ्तारी से निश्चित रूप से लालपुर और किच्छा क्षेत्र में नशे की समस्या पर रोक लगेगी और लोगों के द्वारा भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। इसके माध्यम में भी हम एक आपके माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर वो बहुत ज़्यादा समय अकेले में बिता रहा है, उसकी पैसे की डिमांड अचानक बढ़ गई है या वो अनावश्यक घर से बाहर रहने लग गया है, कुछ उसके आप बिहेवियरल पैटर्न में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इन सब चीज़ों पर आप लोग अगर ध्यान रखेंगे अभिभावक। तो वहीं लालकुआं में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव पंखे से लटका हुआ उसी के कमरे में मिला। जब थाना क्षेत्र के पश्चिमी घोड़ा नाला स्थित राजीव नगर में देर शाम 26 वर्षीय युवक ने गृह कलेश के चलते घर के अंदर कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं रामनगर में कुछ दिन पहले ही आंधी तूफान ने जमकर कहर मचाया है। आपको बताएं कि इस बारिश और आंधी तूफान से किसानों की फसलों का भारी नुकसान भी हुआ। इसी कड़ी में रामनगर में रहने वाले ग्रामीण ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आपको बताएं जहां ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष इस आंधी और भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में अपनी बात भी रखी और साथ ही ग्रामीणों ने बारिश से हुए फसलों का नुकसान की मांग भी की, जिस पर जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए नुकसान का आकलन करते हुए मौजूद उद्यान विभाग के अधिकारियों को तत्काल इसका मुआवजा पीड़ितों को देने के निर्देश दिए। आपको ये भी बताते चले कि छोई क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण जो है करीब 30 लोगों को फसल का नुकसान हुआ था और साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में इस प्रकार का नुकसान ना हो, उसी को लेकर MT हेलनेट प्लान के तहत बगीचों को सुरक्षित रखा जाएगा। इस प्लान को लेकर भी उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी शीघ्र संबंध में काश्तकारों का आंकलन रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजे और साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अब नैनीताल और हल्द्वानी के बाद रामनगर शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा, जिसको लेकर शीघ्र ही अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। इसमें देखिए जो 3-4 दिन पहले आंधी तूफान आया उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे, तो वही देखने के लिए हम लोग आए हैं कि कितना नुकसान हुआ है और वो असेसमेंट हमारी टीम अभी कर रही है। 1 सप्ताह के अंदर वैसे तो कुछ धनराशि जो हमने तत्काल देनी थी वो दे दी है और जितना और एक्स्ट्रा हमें देना होगा वो 1 सप्ताह के अंदर हम लोग दे देंगे इसको। सर अपने कार्य में काफ़ी आप सक्रिय हैं, परंतु हम देखते चले आ रहे हैं और सुनने चलते चले आ रहे हैं कि काफ़ी अतिक्रमण होता चला रहा है मानधन की साइट में। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण से लेके और आपका खनन वगैरह चल रहा है, इसके लिए क्या? ये सारी चीज़ों में जो अतिक्रमण हटाने का अभियान है अब 3rd फेज में हम लोग रामनगर में भी करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे हल्द्वानी में हमने किया, नैनीताल में हमारा चल ही रहा है, तो रामनगर एरिया में भी हम लोग इसको अतिक्रमण हटा रहे हैं। और मालथन में जो खनन चल रहा है सर, इसके लिए भी उसमें देखिए दोनों टीमें हैं, जो हमारी फॉरेस्ट की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इनको संयुक्त रूप से काम करना होगा। और अवैध खनन के मामले में आप लोग को पता ही है, जहाँ एक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनको कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करना, उसमें संयुक्त टीम अब लगातार कार्रवाई। तो वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार स्लाइडिंग हो रही है, जिसमें कई यात्री ऐसे हैं जो लगातार फंसे हुए हैं।
आपको बताएं कि यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाले यात्री आधे से ज्यादा रास्ते में फंसे हुए हैं और जाम लगने जैसी स्थिति जो है निकलकर सामने आ रही है। पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा नहीं हो रही थी और उस समय इन सड़कों को सही नहीं किया गया, जिस कारण अब यात्रा के समय यात्रियों को परेशानियां हो रही है। यमुनोत्री की यात्रा में हो रही परेशानी को देखते हुए यमुनोत्री विधायक जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और यमुनोत्री विधायक यात्रियों को संयम रखने की बात करते हुए दिखाई दिए। तो यमुनोत्री धाम में फंसे यात्रियों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से खाने पीने का इंतजाम जो है वो कर दिया गया है, जिसमें संबंधित अधिकारी यात्रियों को भोजन करा रहे हैं। तो वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करने विधायक संजय डोभाल मौके पर पहुंचे और विभाग को सड़क मार्ग खोलने के जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। तो वहीं विधायक संजय डोभाल ने यमुनोत्री तीर्थ यात्रियों से ये भी अपील की कि वो धैर्य बनाकर रखें। सभी तीर्थयात्रियों से ये अनुरोध है कि केवल 1-1.5 घंटे का संयम रखें। हमारे एनएच के जितने भी, चाहे हमारे एक्शन साहब हैं, चाहे सभी ने जितने भी हमारे यही है जेई है या सारे कर्मचारियों ने बहुत पूरी रात रह के यहाँ पे काम किया और 1-1.5 घंटे में यहाँ पे रोड खुल जाएगा। सभी यात्री बस केवल 1-1.5 घंटे और संयम से काम लें और उसके बाद सारी यात्रा सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। यातायात सुचारू करने के लिए पूरी रात काम चला है। छोटे वाहन चल रहे थे, इसलिए रात्रि देर से काम प्रारंभ हो सका, लेकिन अब इसमें हम लोगों ने इस पर वाहन सुचारू करने के लिए कार्य, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद यातायात बड़े और छोटे वाहनों के लिए यात्रा सुचारू। तो वहीं कोरोना के 2 साल खत्म होने के बाद अब हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा शुरू हो गई है। एक दिन में 5,000 तीर्थयात्रियों को ही हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। गोविंद घाट में चिकित्सकों के परामर्श के बाद ही तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति दी जाएगी। जयकारों के साथ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार को सुबह 10 बजे विधि विधान से खोल दिए गए। पंच प्यारों की अगुवाई में 5,000 श्रद्धालु इस क्षण के साक्षी भी बने। करीब 9 बजे पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया गया। रविवार सुबह 10 बजे पंच प्यारों की अगुवाई में 5,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था भी टेका। पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट गुरुद्वारे में से 5,000 तीर्थयात्रियों का जो पहला जत्था था वो शनिवार दोपहर घाघरिया पहुंचा था। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से हेमकुंड साहिब, घाघरिया और अन्य यात्रा पवाड़ों में सभी यात्रा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पंच प्यारों के अगुवाई में जो बोले सो निहाल के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने अलकनंदा के जल का आगमन भी किया। इसके बाद तीर्थयात्रियों का जत्था जो था वो हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया। आपको बताया कि कोरोना के 2 साल बाद हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा जो थी वो शुरू हो गई। एक दिन में 5,000 तीर्थयात्रियों को ही हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति है और गोविंद घाट में चिकित्सकों के परामर्श के बाद ही तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति दी जाएगी। तो वहीं सतपुली पुलिस ने बिहार से एक नाबालिग बच्ची जो लापता हो गई थी उससे अब बरामद कर लिया है। सतपुली की तहसील चौबट्टा खाल क्षेत्र की 2 महीने से लापता नाबालिग किशोरी को सतपुली पुलिस ने अब बिहार से बरामद किया, जबकि मामले का आरोपी युवक जो है वो फरार हो गया है और पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ सका है। आपको बताया कि थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह के अनुसार 15 मार्च 2022 को वार्षिक परीक्षा देने के बहाने लापता हुई किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट 25 मार्च को राजस्व पुलिस में किशोरी के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई और जिसके बाद मामला जो था वो सतपुली पुलिस को हस्तांतरित किया गया। मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज, बिहार के पास से उसे बरामद कर लिया। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ सका है। बुधवार को नाबालिग छात्रा को मेडिकल के लिए कोटद्वार चिकित्सालय ले जाया गया है, जहां नाबालिग
छात्रा ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में नाबालिग लड़की से पूछताछ जो है वो की जा रही है। वहीं रामनगर में अब अवैध भूमि का कब्जा करने का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है और आपको बताएं कि 74 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का मामला जो है वो रामनगर में सामने आया और रामनगर कोर्ट में नगरपालिका की तरफ से पूर्व पालिका के अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी के खिलाफ दायर किए गए मामलों में पूर्व पालिका अध्यक्ष को कोर्ट ने राहत दे दी। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता और पूर्व पालिका के अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि पिछले निकाय चुनाव में नगर पालिका प्रशासन की तरफ से उन्हें एनओसी नहीं दी गई थी, जबकि चुनाव लड़ रहे अन्य लोगों को एनओसी जो थी वो जारी कर दी गई थी। और अब पूर्व पालिका ने नगर पालिका के अधिकारियों और वर्तमान अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके तरफ से कोर्ट को गुमराह किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष और पालिका के अधिकारी उन्हें चुनाव से बाहर करना चाहते थे। उन्होंने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद कोर्ट ने पालिका के सभी आरोपों को खंडित करते हुए उनके पक्ष में जो फैसला दिया है उसे सराहा है। प्रेस वार्ता का कारण ये था कि मेरे खिलाफ 2018 में इस नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष उनके अधिशासी अधिकारियों ने बड़ी साजिश के तौर पे मेरा नामांकन रोका और मेरे पर झूठे आरोप भी लगाए। जिस अधिकारी ने जांच करनी चाहिए थी नहीं करी, वही एफिडेविट और लोगों ने दिए, वैसा ही मैंने दिया। औरों को तो नामांकन में एनओसी दे दी गई, लेकिन मुझे नहीं दी गई सेम स्थिति में। लेकिन जबकि मैं तो स्पष्ट रूप से रजिस्ट्री वाला आदमी था, मेरी ज़मीन सब रजिस्ट्री की है, किसी भी कहीं पर मेरा कोई ऐसा कब्जा नहीं था। उसे घुमा फिरा के उन्होंने अपने साजिश करी और चुनाव का टाइम में नामांकन रोका। उसके बाद 2019 में उन्होंने एक नया बात दायर किया मेरे खिलाफ न्यायपालिका रामनगर में। वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने 74 लाख से अधिक रुपए का नुकसान नगर पालिका किया है अपने अध्यक्ष कार्यकाल में। उसमें बहुत चर्चा हुई और सारी विषय कोर्ट में आए, न्यायालय ने सुने, जो इन्होंने आरोप लगाए थे एक एक न्यायालय में हमने अपने पक्ष रखा। उन सारे आरोपों को न्यायालय ने खंडित किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये पूरा मुकदमा काल बाधित था। काल बाधित मतलब टाइम बार्ड। कोई भी अध्यक्ष, सभासद, उपाध्यक्ष गलती करता है, उसके पद के हटने के 5 वर्ष तक उस पर कोई भी बात हो सकता है। लेकिन दूसरी बात, जो घटना घटी है उससे 10 वर्ष तक। तो वहीं रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव उसके ही घर में बंद कमरे में पड़ा हुआ मिला। आपको बताएं कि ये बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति इसी गांव में एक मिठाई की दुकान में नौकरी किया करता था और गांव में ही किराए के मकान में रहता था। बुधवार की सुबह वो जब काम पर नहीं आया तो दुकान के मालिक ने उसके कमरे पर जाकर देखा तो कमरा अंदर से लॉक था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कमरे का कुंडा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो वो व्यक्ति जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस ने अब इस पूरे मामले को अब दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। घटना ये हुई है कि रात में वो खाना खा के सोया हुआ था और सोने के बाद जब सुबह लोगों ने देखा कि वो उठ नहीं पा रहा है, तो उसके बाद जिसके पास ये काम करता था हलवाई की दुकान में, वो आए, उन्होंने उनके साथ में अच्छा व्यवहार था उनका, तो वो मौके पर जाकर के उन्होंने देखा कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो वो गए, उन्होंने फिर पुलिस को संपर्क किया उस चीज़ में और मौके पर जाकर के उन्होंने दरवाज़ा तोड़ करके अंदर देखा कि वो मृत अवस्था में है। अभी हाल ही में इसमें अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और उसके बाद ये भी है कि जो अभी इसमें जो वो इससे पूर्व में जहाँ अभी वर्तमान में जो कार्यरत कर रहा था परमानेंट जो कंपनी है ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो वहाँ से भी उनका कोई रिस्पांस नहीं है कि ये लोग उनको सैलरी दी नहीं दी। इसको कुछ इतने साल से 7 साल से इस ग्लेज ये इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा है वो। फिर हमारे थाने में मैंने जाके तहरीर दिया, उनसे कहा हुई था कि ऐसी बात है कि ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 7 सालों से ये काम कर रहा था।
तो वहीं ऋषिकेश के वीरभद्र स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। तो वहीं इस पूरे मामले में मुरादाबाद डिवीजन के एसडीआरएम से मीडियाकर्मी ने बातचीत की, जिस पर उनका बेतुका जवाब निकलकर सामने आया। एसडीएम निर्भय नारायण ने कहा कि वीरभद्र स्टेशन संवेदनशील स्टेशन की श्रेणी में नहीं आता है। अगर पहले कोई घटना हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही 2-4 बड़ी घटनाएं दोबारा होती है तो सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे। तो वहीं एडीआरएम के इस बयान से साफ तौर पर नजर आता है कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि एसडीआरएम को यात्रियों के साथ बड़े हादसे होने का इंतजार है। गौरतलब है कि पिछले दिनों वीरभद्र स्टेशन पर किसी अन्य राज्य से आई हुई एक युवती ने कोतवाली ऋषिकेश पहुंचकर आपबीती की। उसके साथ वीरभद्र स्टेशन पर सामूहिक रेप की घटना हुई है। हालांकि युवती के परिजनों ने किसी कारणवश पुलिस को तहरीर नहीं दी और वापस लौट गए। अगर ऐसे ही या इससे और भी बड़ी अप्रिय घटना भविष्य में दोबारा होती है तो बिना सीसीटीवी कैमरे के जांच के ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। और वहीं ऋषिकेश के स्थानीय विधायक और वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मामले पर अब संज्ञान लिया गया है। अब स्टेशन का निरीक्षण किया जाएगा और मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराई जाएगी। देखिए, जानकारी आपने दी है, निश्चित रूप से यदि ऐसा है तो एक बार उसका मैं भौतिक निरीक्षण करता हूं और उसके बाद देखते हैं कि रेलवे प्रशासन उसमें कुछ कर पाया और यदि मेरे स्तर से उसमें कुछ संभावना होगी तो उसमें भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि रेलवे का अपना जो है विभाग है और वो विभाग कितना उसमें कर पाएगा सहयोग, तो ये हम सब एक बार निरीक्षण करके देखते हैं। और वहाँ तो वैसे भी एक पहले घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं ना हो उसके लिए जो सीसीटीवी या इस प्रकार की जो सुविधाएं उसमें होनी चाहिए, ये मैं बहुत जल्द उसका निरीक्षण करके आगे की क्या हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं उसमें करेंगे। ये अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में हर जगह तो कैमरा नहीं लग सकता। हर जगह कैमरा आप लगा कर करेंगे तो अगर कैमरा भी लगा करके मॉनिटर करेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन और इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो हमारे इंटरनल रिपोर्ट में संवेदनशील माना गया है, उन सारे स्टेशनों पे कैमरा है और उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। आपको आश्चर्य होगा कि लक्सर से लेकर के और हरिद्वार तक और इधर आपका मोतीचूर और ज्वालापुर, ये सारी पथरी, ऐथल सारे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।